नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आकाशवाणी समाचार जयपुर के आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं, हम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना, उसके प्रभाव और उससे ली गई सीख पर चर्चा कर रहे हैं। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और इसे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है और इसी विषय पर हम आज के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी, कॉलमिस्ट और संस्कृति कर्मी अशोक राही। नमस्कार शीला जी। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि 25 जून 1975 को क्या पृष्ठभूमि थी कि आपातकाल लागू किया गया। देखिए, 50 वर्ष पूरे हो गए इस बात को जी। और अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं उस समय युवा था और विश्वविद्यालय में पढ़ता था। विश्वविद्यालय में उस वर्ष चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। ये 1975 की बात बता रहा हूं। आमतौर से विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं और चुनाव इसलिए होते हैं कि युवा पीढ़ी को लोकतंत्र का प्रशिक्षण की तरह शिक्षा के केंद्रों में जो चुनाव होते हैं उसको माना जाता है। लेकिन उस वर्ष यहाँ चुनाव नहीं हुए थे और मैं उस समय की स्मृतियों में जाता हूं तो बहुत ज्यादा एक मन में आशंका सी उत्पन्न होती है कि जैसा 1975 में हुआ 25 जून को वैसा नहीं होना चाहिए। सर, यही हम जानना चाहते हैं कि वो क्या परिस्थितियां थी कि आपातकाल लागू किया गया। देखिए, परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां नहीं थी उस समय, आम नागरिकों की परिस्थितियां नहीं थी। वो सीधा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला आया था और अदालत का फैसला आया था उनके चुनाव में कि इनका चुनाव नैतिक रूप से अवैध है, और उसके बाद में जो हमारे विपक्षी दल थे उन्होंने ये प्रेशर बनाया, उन्होंने राजनीतिक रूप से कहा कि इंदिरा गांधी जी को अपना पद त्याग देना चाहिए। जी, तो वो प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थी वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती तो वो पद त्याग के, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था, कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, जिम्मेदार लोग थे जो कोई भी पद संभाल सकते थे। लेकिन अब ये आंतरिक बातें जो कही जाती हैं कि उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उनको ये सलाह दी कि नहीं, आपको पद से नहीं हटना चाहिए। और जैसा कि राजनीति में होता है कि एक बार अगर आदमी पद से हट गया तो फिर उसको पद पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो एक धारणा है, तो हो सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी इसी असुरक्षित धारणा की शिकार हुई हो और उन्होंने आपातकाल उस समय लागू कर दिया। हुआ ये कि आपातकाल का बहुत प्रचंड विरोध हुआ, क्योंकि आपातकाल का मतलब होता है कि संविधान को स्थगित करना। सर, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपातकाल लागू करने के बाद उसके क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो संविधान की बात करूंगा कि संविधान हमारा है क्या। एक आम आदमी होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से एक कलाकार हूँ, एक लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे साथ कौन सी शक्ति है जो मुझको ताकत देती है कि मैं किसी भी बड़े राजनेता से या बड़े प्रशासनिक अधिकारी से आंखों में आंख डाल के बात करूं। मेरे पास तो कौन सी ताकत है? मेरे पास ताकत है संविधान, मुझको वो ताकत देता है। संविधान एक आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने वाला जो सशक्त दस्तावेज है भारतवासियों के पास। इस देश पे रहने वाला, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कंगाल हो, पैसे वाला हो, जो कुछ भी हो, छोटे से छोटा हो, उसके पास संविधान है, वो किताब है, वो पुस्तक है। तो इसलिए उस संविधान को ही अगर हम स्थगित कर देंगे या उसको लागू नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। और आपातकाल में यही हुआ। इमरजेंसी जब लग गई तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा संविधान जो हमको जो मूल अधिकार देता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समानता का जो अधिकार है हमारा, कि हम सब समान हैं इस देश में रहने वाले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से इस सार्वजनिक मंच पे जिसको लाखों लोग सुनेंगे
वो वहाँ बोल रहा हूँ बिल्कुल निडर होकर, इसका मतलब मुझको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हम नागरिक अधिकारों की तो बात कर ही रहे हैं, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की आपने, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि उस वक्त प्रेस की स्वतंत्रता पे कितना असर पड़ा? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता पे असर पड़ा क्योंकि एक सेंसरशिप सीधे सीधे लागू कर दी गई थी, और उस समय बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे थे जिन्होंने अपने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ना शुरू कर दिया था कि कुछ नहीं लिखेंगे, और बहुत सारे समाचार पत्रों ने विरोध किया था इस बात का, और विरोध करने का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा था उस वक्त। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मनुष्य की, एक मानव मात्र की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। उसमें और पशुओं में अंतर ही ये है कि आदमी अपने आप को अभिव्यक्त करता है और स्वतंत्र रूप से वो अपनी बात कह सकता है, और यही डेमोक्रेसी में और तानाशाही में सीधा सा अंतर है। सर, आपने तानाशाही वर्ड का इस्तेमाल किया, तो मैं यही एक सवाल और आपसे पहले भी पूछना चाह रही थी कि आपातकाल लागू करने का जो ये निर्णय था, क्या ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही मानसिकता का परिचायक था? देखिए, उन्होंने चुनाव बाद में डिक्लेयर किए, चुनावों में वो हारी, और हारने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया जी। लेकिन उस दौरान उन्हें तानाशाह कहा गया क्योंकि नागरिक अधिकार स्थगित हो गए। मतलब अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज्यादा मनमानी की थी। अब देखिए, जो इमरजेंसी में जो मनमानी हुई थी ना, वो उदाहरण के लिए उस समय ये कहा गया कि परिवार नियोजन होना चाहिए। हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और अब उसके दुष्परिणाम जो भी हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या है कि उदाहरण के लिए नसबंदी एक मुहिम चली, वो इतनी ज्यादा गड़बड़ी वाली थी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि बहुत सारे युवाओं की नसबंदी कर दी गई, जो अविवाहित, बहुत सारे बुजुर्गों की, उनकी आंकड़े करने के लिए नसबंदी कर दी गई। गांव में ये आलम था कि अगर कोई सरकारी जीप गांव में चली गई, चाहे उसमें पटवारी ही गया हो, तो सारे के सारे जो पुरुष लोग थे वो भाग के पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। तो ये जो डर का आलम है, इसीलिए तो उसको तानाशाही नाम दिया गया। जी। सारा आलम ही ये था। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो आयोजन है वो प्रतीकात्मक है, या इसके माध्यम से किसी तरह का सार्थक बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए, जैसा हमारा संविधान है और जैसे हमारे देश में लोकतंत्र की बुनावट है, जैसे हमारे मतदाताओं की अभिव्यक्ति है, उसमें हत्या ये प्रतीकात्मक रूप से, निश्चित रूप से ये इस बात को याद भी की जानी चाहिए। और इसको याद करने का मकसद यही है कि हम अपने संविधान से, जो कि आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने सारे विश्व के संविधानों को पढ़कर, समझकर एक पूरा जबरदस्त दस्तावेज बनाया है, उस दस्तावेज का हमको मान रखना है। उस दस्तावेज में हम छेड़छाड़ नहीं करें। इस दिवस से हमको सीधा सीधा ये संदेश जाना चाहिए नई पीढ़ी के लिए भी। सर, एक ये भी चीज है कि नागरिकों को सारे तरह के अधिकार संविधान से मिल रहे हैं, तो संविधान की मूल भावना को हम किस तरह देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, संविधान की मूल भावना को देश के लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया तो ये है कि हम हमारे जो बच्चे हैं उनको ही संविधान के बारे में बताएं। मैंने भी पढ़ाई की है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको संविधान के बारे में उस समय बताया गया। उस समय तो नहीं। पर सर, उस समय कॉपी किताबों के पीछे संविधान की प्रस्तावना लिखी जाती थी, नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये छपे हुए होते थे। जहां तक मुझे याद है, बचपन में ये हमारी जो नोटबुक होती थी उनके पीछे छपे होते थे। देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी किताब के पीछे एक आदर्श वाक्य लिख दिया जाए और ये मान लिया जाए कि इस वाक्य को देखकर या इसको पढ़ के समाज बदल जाएगा। मैं इसको नहीं मानता। निश्चित रूप से वो छपी हुई होती थी, प्रार्थनाएं भी छपी हुई होती थी, लेकिन उनका प्रभाव असल में जब आएगा जब उस बच्चे को समझाया जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे जो हैं, परिवार के जो बड़े लोग हैं, उन बच्चों को बताएं कि संविधान से हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं, साथ ही साथ हम उनको इस बारे में भी अवगत कराएं कि संविधान से उन्हें क्या कर्तव्य हैं जो कि उनको पूरे
पूरे करने हैं, जिससे कि उनके भी अधिकारों का हनन ना हो और किसी और के भी अधिकारों का हनन ना हो, अगर वो अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहेंगे तो। निश्चित रूप से जी देखिए, दोनों ही बातें ये एक विद्यालयों में भी पढ़ाए, अध्यापक भी पढ़ाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी समझाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ तो माता पिता को ही संविधान के बारे में पता नहीं है, इसीलिए तो इतना सब कुछ होता है। जब आपको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है कि ये कानून मेरी इस तरह रक्षा कर सकता है, अब आप किसी से भी आंख से आंख मिला के कह नहीं सकते कि मेरे साथ ये है, तो तब तक हर चीज फिर स्थगित होती रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है शीला जी, आपने तो बिल्कुल आपको क्या ये भी लगता है कि सोशल मीडिया का भी जमाना है और कहते हैं ना कि कुछ भी चीज बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह का ड्राइव या कैंपेन चलाया जाना चाहिए लोगों को संविधान की जानकारी देने के लिए, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य बताने के लिए? क्या आपको इसकी जरूरत महसूस होती है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं सोशल मीडिया, ये तो कमाल का काम कर सकता है। लेकिन आज का अगर हम सोशल मीडिया देखें तो कई बार तो लगता है कि वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। आप जरा उसके कंटेंट को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में, मतदान के बारे में, चुनाव में हमको क्या क्या नैतिकता अपनानी चाहिए, यही तो सच्चा स्वरूप है सोशल मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की इसमें किस तरह की भूमिका रह सकती है? देखिए, 1975 की मैं बात करूं, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत ही सीमित था। सर, आकाशवाणी था और दूरदर्शन कहीं कहीं होता था, और आकाशवाणी पे आप जानती है कि सेंसरशिप लागू थी, तो आकाशवाणी उस तरह की जो समाचार देता ही नहीं था कि जनता पे क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, उस समय लोगों ने छोटे छोटे पत्र निकाले, और विशेषकर जो ये लघु समाचार पत्र होते हैं, उन्होंने जो मुख्य धारा के समाचार पत्र थे उनसे ज्यादा उन्होंने विरोध किया, कार्टूनिस्ट ने विरोध किया। ऐसा नहीं है, चाहे सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी को निलंबित कर दिया हो, लेकिन हमारी जनता ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को निलंबित नहीं किया, उन्होंने उसका भरपूर प्रयोग किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि उस समय अलग अलग जगह पे सुंदरकांड के पाठ होते थे, और सुंदरकांड के पाठ के बाद में आपातकाल के विरोध में बातें होती थी। वो राजनीतिक रूप से एक छोटी सी ऐसी सभा होती थी, जागरूकता लाने का प्रयास था, आपातकाल के विरोध। ऐसा हुआ उस समय, वो आपातकाल का विरोध करते थे, ये गलत है, और लोगों की समझ में आती थी। सर, 25 जून 1975, आज बिल्कुल 50 साल पूरे हो गए हैं। मोटे तौर पर अगर हम लें तो क्या सीख हमें इससे मिलती है? देखिए शीला जी, 50 साल में तो गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सत्ताधारी आपातकाल लगाने की सोच भी सकता है। अगर वो सोचेगा तो निश्चित रूप से जितनी प्रतिक्रिया उस समय हुई उससे कई हजार गुना प्रतिक्रिया अब होगी। उसका कारण है कि अब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी है, संविधान के प्रति उनका सम्मान बढ़ा है, और संविधान उनकी कैसे रक्षा कर सकता है ये बात भी वो अब जानने लगे। तो इन 50 वर्षों का जो सफर है ये हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण सफर है। हर तरह से हम मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मजबूत हुए हैं, तो हम तो यही आशा करते हैं कि कभी आपातकाल जैसा जो दृश्य उस समय थे 1975 में, वो हमारे देश में कभी न लौटे, न हम देखें। जी सर, आपने बोला कि ऐसा समय फिर न लौटे, तो इसके संदर्भ में आप आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आकाशवाणी के माध्यम से मैं तो अपने मित्रों को और विशेषकर माता पिताओं से यही कहना चाहूंगा कि वो स्वयं भी संविधान के बारे में जाने। कोई ऐसा नहीं है कि एक वकील की तरह संविधान को पढ़ें, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में तो कम से कम हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमको क्या समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, इसके बारे में हमको सिर्फ समझना जरूरी है, और ये बात हमारी जो नई पीढ़ी है, अपने बेटे बेटियां, उनको भी समझाने की जरूरत है। मैं तो श्रोताओं को यही निवेदन करना चाहूंगा। सर, आपने इस गंभीर चर्चा के लिए आकाशवाणी समाचार को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, मैं भी आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।
तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमें उस दौर की गूंज सुनाई दी जब भारतीय लोकतंत्र एक कठिन परीक्षा से गुजरा था। 25 जून 1975 का दिन केवल इतिहास नहीं है, बल्कि ये चेतावनी भी है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की नहीं, हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। और हम आशा करते हैं कि सभी मिलकर संविधान के मूल्यों को जीवंत बनाए रखेंगे। शीला चावला आपसे विदा लेती है। नमस्कार। चलने से पहले आपको बता दूं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने। तकनीकी सहयोग मिला सुप्रिया बनर्जी से। प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।